ऑल ऑफ यू। आज मैं पाठ 4 विदाई संभरण के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त जी। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी। बालमुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे चिट्ठे और खत खेल तमाशा। मृत्यु इनकी सन 1907 में हुई थी। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। तो गुप्त जी की शुरुआती जो शिक्षा थी उर्दू में हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और लगातार निरंतर अपना अध्ययन चालू रखा। मिडिल तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और मगर स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्ययन से उन्होंने ज्ञान अर्जित यानी प्राप्त किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। ये दोनों युग के बीच के लेखक हैं। सेकेंड पैराग्राफ। बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। उन्होंने बंगला और संस्कृत में भी कुछ रचनाओं का अनुवाद किया। वे शब्दों के अद्भुत की पारखी थे। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। तो बालमुकुंद जी गुप्त राष्ट्रीय जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। मतलब उनको लिखने का सभी तरह की खबरें छापने का शौक था। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह साहित्य सृजन यानी साहित्य का भी निर्माण करने में आगे थे। पत्रकारिता के लिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम हथियार था। यही कारण था उनके लेखन में निर्भीकता यानी निडरता मौजूद थी। साथ ही उनमें व्यंग विनोद की पुट दिखाई देती है। उन्होंने बंगला संस्कृत की कुछ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। तो ये शब्दों के बहुत ही शब्दों को अच्छी तरह पहचानने की उनमें निपुणता थी। अनिस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लंबी बहस की और शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद से बहस भी कई बार की। इस तरह अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। नेक्स्ट पेज 45। विदाई संभरण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय करजन जो 1899 से 1904 ईस्वी एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। वे शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गुरों का सर्वोच्च स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों और का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का सर्वोच्च स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौशल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो आगे विदाई संभरण की सबसे उनकी बहुचर्चित थी, यानी चारों तरफ जिसकी चर्चा थी वो शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश था। यह वायसराय करजन जो 1904 तक और 1905 तक
वायसराय में रहे थे कि उनके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। जो कर्जन थे, कहने को शासनकाल में विकास में बहुत सारे कार्य भी उन्होंने किए, नए नए आयोग बनाए, किंतु उनका उद्देश्य शासन की में गोरों का सर्वोच्च स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। मतलब अंग्रेजों के हित के बारे में सोचना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व से स्थापित करने की कोशिश की। जो कर्जन था अंग्रेज, वो सभी जगह अपना ही वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपनी ही कंपनी, अपना ही शासन स्थापित करने की कोशिश की थी। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, कुछ भी छापने की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः कौशल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे में उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचा भी देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए, और वह अंत में इंग्लैंड चले गए। लास्ट पैराग्राफ, पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं, अब इसका पाठ का सार शॉर्ट में दिया हुआ है। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी की व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो, फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया है गद्य का नमूना, जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह साहसिक गद्य का नमूना था। आगे अगला पेज निकालेंगे 46। विदाई का संभारण, जो इनके द्वारा लिखा गया है, यानी भारत से कहने का तात्पर्य है कि भारत से अंग्रेजों का जाना, विदा होना। अब स्टार्ट करते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस देश में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपके ही का था और न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। लेखक कहता है, माय लॉर्ड, अंत में जब अंग्रेजों का शासन था तो हर चीज़ का अंत तो होता ही है। उन्होंने अपना इस पूरे उसमें भारत में अपना स्थायित्व, कंपनियां और शासन पूरा जमा लिया था, और अब इनको इस देश से अलग होना ही था, धीरे धीरे जाना ही था। इस संसार में सब बातों का अंत होता है, कोई भी बात हो, हर चीज़ का अंत होता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। तो लेखक कहता है अंग्रेजों से उनका तात्पर्य है, इससे उनका इस शासनकाल का भी अंत होना था भारत में, जो उन्होंने अपना शासन जमा रखा था। आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार, यानी अंग्रेजों की कल्पना के अनुसार, यह चिरस्थायी वायसराय हो सकता था, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार किसी के मन में नहीं था। न इस देश के निवासियों का था, न यहाँ के लोगों ने सोच रखा था, क्योंकि पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। मानसिक तौर से भी वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, और इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ के निवासियों और आपके प्रति कोई तीसरी भी शक्ति है, जिस पर यहाँ के वालों का क्या आपका भी काबू नहीं है, और यहाँ का क्या आपका भी काबू नहीं है, जिससे आपको देश छोड़कर जाना ही पड़ा अंत में।
सेकंड पैराग्राफ, विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर हो आज आपके जाने का हर्ष की जगह विषाद है। इसी से जाना है विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल। खैर, बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। तो लेखक कहता है कि करुणोत्पादक माने करुणा उत्पन्न करने वाला। तो जब किसी से कोई बिछड़ता है तो बड़ा ही करुणा उत्पन्न होता है। आपको बिछड़ते यानी अंग्रेजों से तात्पर्य है। यहाँ लेकर कहता है कि अंग्रेजों को बिछड़ते देखकर आज हृदय में भी बड़ा दुख हो रहा है। माय लॉर्ड, आपकी दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। जब वो आए थे तो कोई भारतवासी यहाँ प्रसन्न नहीं था। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना पधारें, यहाँ ना आए, पर आप आए और उनसे यहाँ के लोग बहुत दुखित हुए और आप आ गए, आपने अपना शासन जमा लिया, जिससे भारतवासी सभी दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें और यही ईश्वर से कामना करते थे कि यहाँ से ये लोग चले जाएं। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। तो विषाद का अर्थ होता है दुख। आप जा तो रहे हैं, फिर भी हर्ष यानी खुशी की जगह दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़ने का समय करुणोत्पादक होता है। और जब कोई जाता है, बिछड़ता है, तो बड़ा ही करुणा उत्पन्न होता है मन में। तो यह बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा ही कोमल है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। आविर्भाव यानी प्रकट होना। तो बैर भाव से छूटकर ये शांत रस का प्रकट होता है। तो अगला लास्ट पैराग्राफ इस पेज का, माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शंभू के 2 गाय थी। उनमें एक अधिक बल वाली थी और वह कभी कभी अपने सींगों की। तो यहाँ तक पहला अर्थ बताते, फिर अगले पेज का। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी जन्म सौभाग्य नहीं था। लेखक कहता है इससे नहीं जानता था कि बिछड़ने के समय लोगों को क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों भी जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो वो दुखी होते हैं। एक बार शिव शंभू की जो 2 गाय थी, एक उसमें से एक बलशाली थी, वह कभी कभी अपने सींगों की। अगला पेज आप लोग देखिए 47। तो सींगों से टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। तो जो टक्कर मारती थी उसको पुरोहित यानी ब्राह्मण को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। जो दुर्बल यानी जो कमजोर गाय थी उसके जाने से खुश नहीं हुई, बरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा हुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, तो भूखी खड़ी रही उसके बिछड़ने से। कोई भी हो, दुश्मन भी क्यों न हो, जब बिछड़ता है तो दुख होता ही है। जिस देश के पशुओं को बिछड़ते समय वह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना बहुत कठिन है। आगे भी नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए हैं, अंत में उनको जाना ही पड़ा। इससे आपको जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। जो आया है वो जाएगा, तो ये परंपरा चली आ रही है। तथादि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और आगे लेखक कहता है अंग्रेजों को कि आपके शासनकाल का नाटक तो बहुत ही दुखित है,
दुखी करने वाला है, पीड़ा देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है, और बहुत दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा के बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुखी कि कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। आगे लेखक कहता है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार, तो सूत्रधार का अर्थ होता है जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, तो अर्थात ईश्वर होता है। इसके संचालन का पूरे सभी का पूरा संसार चलाने वाला ईश्वर ही है। उसने जो खेल सुखांत, उसने बड़ा सुख भोगने के लिए, सुखांत यानी सुख भोगने के से समझकर खेलना शुरू किया था इस देश में, यानी शासन जमाना शुरू किया था, वह दुखांत हो जाएगा और इतना दुखी हो जाएगा कि एक न एक दिन उसको इस देश को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ऐसा उसने सोचा भी न था। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा के बाहर सुख था, मतलब चारों ओर उन्होंने अपना शासन कर रखा था, सभी को भारतवासियों को गुलाम बना रखा था, चारों ओर अंग्रेजों के लिए सुखी सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। तो आगे लेखक कहता है जिसका चारों तरफ राज्य था, सभी गुलाम थे भारतवासी, उसका अंत कैसे इतना बुरा होगा, ऐसे कैसे हुआ। आहा, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, और जो दूसरे घमंडी जो खिलाड़ी है, घमंडी खिलाड़ी यहाँ पर अंग्रेजों को बताया गया है, तो वो सोचता है ये लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीला, पर्दे के पीछे यानी दूसरी लीला रचने वाला कौन है, ईश्वर है। तो लीलामय की लीला हो रही है। तो लीलामय मतलब नाटक, ये ईश्वर का नाटक तो चल रहा है, जो कोई नहीं देख पाता है, वो देख रहा है कि क्या होने वाला, क्या आगे होगा, उसको तो सब यह है, उससे खबर नहीं है, लेकिन ये करने वाले को खबर नहीं रहती है। इस पेज का लास्ट पैराग्राफ, इस बार बम्बई में उतर कर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवासी को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। तो कितने ही वर्षों से सुख की नींद सोते रहेंगे। तो इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने मतलब जो इरादे जाहिर किए थे, जो आपने कहा था, ज़रा देखिए इनमें कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि हाँ, हम जब जाएंगे तो भारतवासी को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो कितने ही वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे। इतना मतलब यहाँ पर कर जाएंगे, इतना सारी कंपनियों को सारी आर्थिक व्यवस्था सुधार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किंतु बात उल्टी हुई, सारा उल्टा हुआ। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी। यानी अंग्रेजों से लेखक कहता है, अंग्रेजों के प्रति कहता है लेखक कि इस बार तो तुम्हें बेचैनी उठानी पड़ी, व्याकुलता उठानी पड़ी, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। आगे लेखक कहता है कि जो आपने बेचैनी आपको उठानी पड़ी है और इस देश को शांति जो आपने फैला रखी है उसे मिटाने में आपके पद पर न जाने पद आने वालों को न जाने कब तक भूख हराम करना पड़ेगा, यानी भूख में मरना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। तो उन्होंने कहा आप भी अपने बिस्तर गरम राख पर रख दिए, भारतवासियों को गरम तवे पर अपनी पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश नहीं हुए, यानी आपने भी यहाँ का शासन नहीं कर पाया है ज़्यादा दिनों तक, और प्रजा को भी यहाँ का सुखी नहीं रहने दिया। इसका लोगों के मन पर बड़ा ही दुख है कि आपने जो चाहा आपके मन का नहीं हो पाया,
और यहाँ की प्रजा भी दुखी हो गई, जिसका सब कुछ था यहाँ पर, तो सारा कुछ आपने ले लिया। तो यहाँ तक आपको पेज नंबर 47 तक आपको पढ़ाएंगे, 48 का अगली बार।